हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। खंड ब का सॉल्यूशन करेंगे। ये पार्ट 2 है। तो देखो, प्रश्न संख्या 4 है। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आपको जैसे विधि आपको बताई गई है क्लास में वैसे ही करना है कि 6 में पहले 2 का भाग जाता है, 2 का दिया तो आ गए 3, फिर 3 का दिया तो 1 आ गए। इस तरह 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। इसी तरह 72 का करेंगे तो क्या आएगा, 72 में 2 का भाग दिया, फिर 36 आए, फिर 2 का दिया 18 आए, फिर 2 का दिया 9 आए, फिर 3 का दिया तो 3 आए, और फिर 3 का दिया तो 1 आए। लास्ट में 1 आना चाहिए। इसी तरह 120 में 2 का भाग दिया तो 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया तो 5, और फिर 5 का भाग दिया तो 1। इस तरह 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जो ये संख्याएं लिखी हुई उनको लिख दो आप। तो इसी तरह 120 के क्या हो गए भाई, 120 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इस तरह से हमने ये अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको घातों के रूप में लिखना है। घात का मतलब होता है जैसे गुणा में 2 कितनी बार आया उतनी ही घात बन जाएगी 2 की। जैसे यहाँ 6 में 2 एक बार आया, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 में 2 3 बार आया तो 2 की घात 3 गुणा 3 2 बार आया 3 की घात 2। इस तरह हमें घातों के रूप में लिख लेना है। जब घातों के रूप में लिख ले तो हमने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम होता है अधिकतम घात वाले पद लिख लेने। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो 2 की अधिकतम घात 3 ले ली। 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात 2 है। और 5 की अधिकतम घात क्या है, 5 की अधिकतम घात है 1। तो इनको हमने लिख लिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो 2 की घात 3 हो जाएगी 8, 3 की घात 2 हो जाएगी 9, और 5 की घात 1 हो जाएगी 5। 8 नाम 72 गुणा 5 करेंगे तो 360। तो एलसीएम हमारा आ गया 360। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम घातें लेनी है। अब जहां 5 नहीं है इसका मतलब 5 की घात है 0। वहां पर जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पर उसकी घात 0 है। तो देखो, 2 की न्यूनतम घात है 1, ठीक है। 3 की न्यूनतम घात दिख रही सब में है 3, और 3 की न्यूनतम घात हो गई 1। अब जो 5 है वो अकेले 120 में ही है, इन दोनों में नहीं। मतलब यहाँ पर 5 की घात 0 में गुना में है, यहाँ पर 5 की घात 0 में है। तो इसका मतलब 5 की न्यूनतम घात हो गई 0। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, तो वो तो हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 हो गए 6। अगला प्रश्न है बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो भाई किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने तो उस बहुपद को 0 के बराबर लिखना है, उसमें x बराबर 0 नहीं रखना। कई लोग x बराबर 0 रख देते हैं उसी में। भाई x बराबर 0 ना रख के उस बहुपद को 0 के बराबर रखो। अब ये बहुपद क्या है, x² -3 बराबर 0। ये बहुपद है। अब देखो, इसमें x का मान चाहिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों को। और जब वर्गमूल करेंगे तो मैंने बताया था कि भाई प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, और 3 का वर्गमूल होता नहीं है तो ये हो जाएगा √3। तो इस तरह से हमारे पास 2 शून्यक आ जाएंगे, एक प्लस वाला √3 और एक माइनस वाला √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 का हल ज्ञात करो। अब देखो, इसके कई तरीके हैं। आप विलोपन विधि भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि मैंने किया है उसी मेथड से आप करो, आप अपना मेथड भी लगा सकते हो। तो बच्चों, हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया है। कैसे, देखिए, पहली समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या आ गया, 5 - y इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 - y। अब जो ये x का मान आया है वो हमें दूसरी समीकरण में रखना है। तो दूसरी समीकरण में x की जगह रख दिया हमने 2 × 5 - y - 3y = 4। अब इसको मल्टीप्लाई किया अंदर कोष्टक में, तो 10 - 2y - 3y = 4। इस तरह अब अगला वाला पद क्या होगा कि जो y वाले टर्म है उनको तो एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे।
तो यहाँ पर -2y और -3y, तो -5y हो गए। 10 4 इधर है, 10 इधर जाएगा तो -10, तो -5y बराबर -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 का इधर भाग लग जाएगा, तो ये आ गया 6/5। ये अपना y का मान आ गया। जैसे ही y का मान आता है हमें क्या करना है, जो x का मान हमने y के पदों में निकाला हुआ है समीकरण 3 में, इसी में रख दो y का मान। तो हमने रख दिया y बराबर 5 माइनस 6/5। अब ये 5 एलसीएम आ गया, इसके बटा 1 मान लेना। 5 एलसीएम आ गया तो 5 5 25 और -6 19/5। तो ये राइट आंसर अपना हो गया। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अगला प्रश्न है, यदि DE और BC इस त्रिभुज में समांतर दे रखी है, इस त्रिभुज में DE और BC समांतर दे रखी है, तो EC का मान ज्ञात करो। अब हम जानते हैं BPT, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। BPT से हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो इसका मतलब है कि AD और DB का अनुपात और AE और EC का अनुपात समान होगा। बस इसी का हमें उपयोग करना है। इसमें 3 चीज़ें दी हुई है, चौथी चीज अपने आप निकल जाएगी। AD का मान 1.5/3, AE का मान 1 और EC का मान हमें पता नहीं है, तो वो EC की जगह EC रहने दो। अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, EC गुणा 1.5 बराबर 1.5 EC बराबर 3 और EC बराबर आ जाएगा 3 गुणा 3/1.5 आएगा। अभी पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर लग जाएगा, 3 गुणा 10/15। तो इस तरह से अब ये 30/15 हो गया और इसको काटेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न में 2 बिंदु दे रखे, A1 2 और B4 5, इनके मध्य दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र आप अच्छे से जानते हो, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 का मान तो 1 हो गया और x2 का मान हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया 4 - 1। ऐसे y2 का मान 5 और y1 का मान 2, तो y2 - y1 मतलब 5 - 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 9 18 का अंडर रूट आ गया। अब 18 का अंडर रूट को अगर सोल्व करना है तो इसको 2 गुना 9 लिख लो, क्योंकि 9 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, 2 का नहीं निकाल सकते। तो 9 का वर्गमूल 3 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसका आ गया 3√2 इकाई। इकाई या मात्रक दोनों लिख सकते हो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, मीनार ये है, ये मीनार हो गई, इसके पैर से पाद बिंदु से और लंबाई दूरी है कितनी, 30 मीटर, तो आधार हो गया 30 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये शिखर का उन्नयन कोण हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो आपको आधार पता है, कोण पता है, उसके बाद हमें निकालना क्या है ये देखना है, मीनार की ऊंचाई। अब आपको लंब निकालना है और आधार आपको पता है, तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, tan थीटा, तो आपको tan थीटा निकालना है। और मैंने बताया था कि भाई मीनार की छाया और ऊंचाई में भी tan थीटा ही लगता है हमेशा। तो यहाँ पर देखो BC/AB क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और इस तरह से BC/30 हो जाएगा √3/1, और 30 से गुना होगा तो BC का मान आ जाएगा 30√3। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो मात्रक नहीं लगाते लास्ट में, तो आप ध्यान रखें कि जो लंबाई इसमें दी हुई है जिस मात्रक में, वही मात्रक यहाँ पर यूज लेना है। अगर क्षेत्रफल दिया होता तो वर्ग में हो जाता और आयतन दिया होता तो क्यूब में आ जाता वही मात्रक। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 30√3 मीटर, तो आप मीटर जरूर लगाइए। अगला प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr², तो पूरा क्षेत्रफल है, और उसको अगर त्रिज्य खंड का निकालना है तो θ/360 कर दो। कोण हमें 60 डिग्री दे ही रखा है, आर का मान 6 सेमी त्रिज्या दे रखी है, तो हम दोनों मान रख देंगे। तो यहाँ से 22/7 पाई का मान 6 हो गई इसकी त्रिज्या, और 60 हो गया कोण। अब ये जो 60 है ये कट जाएगा, 60 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक 6 बचेगा केवल, और 22/7 बचेगा। 22 गुना 6 करेंगे 132/7, और ये जो क्या है, ये क्षेत्रफल आया है, तो निश्चित बात है कि क्षेत्रफल आया है तो ये किस में होगा, ए वर्ग इकाई में होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 22 गुना 6 132/7 वर्ग सेमी। अब आप पॉइंट में निकालना चाहो निकालो, यहाँ तक सही है वैसे। अगला प्रश्न है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी।
है। देखो त्रिज्या और ऊंचाई हमें दे दी बेलन की। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो होता है 2 पाई आर एच, ये तो वक्र पृष्ठ का होता है। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त और जोड़ने पड़ते हैं, ऊपर और नीचे वाले ढक्कन जो बेलन के, वो हम जोड़ के फिर निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो आपको इसमें मान रखने, आर का भी है और एच का भी है, दोनों मान रख दो। 2 गुना 22/7 गुना 5 गुना 14 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 5 गुना 19। और इनको अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 7 का भाग तो जा नहीं रहा। तो 22 दूनी 44 गुना 19 गुना 5 95। और इस तरह से आपका मान आ जाएगा 10,450/7 वर्ग सेमी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में एक थोड़ा सा छूट गई थी कुछ चीज़ें, प्रश्न थोड़ा अधूरा था, उसमें योग दिया हुआ होना चाहिए था क्योंकि माध्यक आपको दे रखा है, साथ में आपको जो बारंबारताओं का योग दिया हुआ होना चाहिए था। तो ये 60 है, ये आपको मानना है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न देखिए कि आपको जो दे रखा है, आपको सारणी बनानी है, पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, उसके बाद बारंबारता देख रखी है। अब हम माध्यक निकालते हैं, जब भी माध्यक की बात होती है तो संचयी बारंबारता की भी बात होती है। तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है? बारंबारताओं का योग करते जाओ। पहले 5 है, ठीक है, 5 में फिर x जुड़ेगा, 5 में x जुड़ेगा तो 5 प्लस x। अब 5 प्लस x में 20 और जोड़ दिया तो 25 प्लस x। 25 प्लस x में 15 और जोड़े तो 40 प्लस x। 40 प्लस x में y जोड़ा तो 40 प्लस x प्लस y। इसमें 5 जोड़े तो 45 प्लस x प्लस y। अब जो भी मान आता है, CF का जो अंतिम मान होता है ना, वो बारंबारताओं के योग के बराबर ही होता है। इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y, इसका मान किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। इसके मान किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। तो हमारे पास एक समीकरण तो ये आ जाएगा। दूसरा बात यह है कि हमें माध्यक दिया हुआ है। माध्यक कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 28.5। इसका मतलब हमें माध्यक वर्ग भी पता लग गया। कैसे पता लग गया भाई? ये जो 28.5 माध्यक आएगा, ये किन से किन के बीच में? 10 से 20 के बीच में तो नहीं है, 20 से 30 के बीच में। तो हमारे पास माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30। माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 20 से 30। अब CF का मान कैसे निकालते हैं? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली जो CF होती है ना, वही लेते हैं हम। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये CF ले लेते हैं 25 प्लस x। माध्यक वर्ग वाली नहीं लेनी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली लेनी। इसके बाद बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता लेते हैं f, ये हो गई। इसके बाद भाई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा जो पहला वाला नंबर लिखा होता है वही होती है। और h होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब वर्ग की ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, मतलब 30 माइनस 20 कर दिया तो 10 आ जाएगा। कोई भी वर्ग ले लो, उसकी वर्ग जो वर्ग अंतराल है वो हमेशा समान ही रहता है, 10 है सब में। माध्यक L बराबर n/2 माइनस CF बटा F गुना H। अब यहाँ पर जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम रख देंगे। माध्यक का मान 28.5, L बराबर 20 हो गया। n/2 का मान कितना हो जाएगा? n का मान 60 है तो n/2 का मान 30। CF का मान 5 प्लस x दे रखा है, लेकिन बाहर माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इसी तरह h का मान 10 दे रखा है, f का मान 20 दे रखा है, रख दिया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया ये, और 30 में से 5 गए तो 25 बचे, और माइनस का x है ही, नीचे 2 बच जाएगा 0 कैंसिल करने के बाद। अब 20 को इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस का हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटा 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5, और ये 2 जो है ये इधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा गुणा में, तो 8.5 गुना 2 बराबर 25 माइनस x। अब x का मान चाहिए हमें, तो x को इधर लेके आएंगे ताकि ये प्लस का हो जाए, माइनस का है ना, इधर प्लस का हो जाएगा। और इसको 8.5 गुना 2 मतलब 17, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर 25 माइनस 17, और 25 माइनस 17 करेंगे तो 8। तो x का मान राइट आंसर आ गया 8। अब x का मान आते ही हमने लास्ट CF और बारंबारताओं का योग बराबर बताया था, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 होगा। अब यहाँ पर x का मान हमें 8 पता ही है, y का मान निकल जाएगा यहाँ से। 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60। 45 में 8 जोड़े 53, 53 को इधर लेके आएंगे बराबर के दूसरी साइड में, तो हो जाएगा माइनस का 53। तो इस तरह से 60 माइनस 53 हो गए 7। इस तरह x और y के मान हमारे पास आ गए, x का मान 8, y का मान 7। अब प्रश्न है बारंबारता वाला। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
अब आप पहला प्रश्न लीजिए, एक अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 1 से 6 तक में? 2, 3 और 5, ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से आ गए 3/6 और इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो हमारा राइट आंसर हो गया 1/2। इसी तरह दूसरे में क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या स्थित है? 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ भी 3/6, ये भी 1/2 आ गई। इसी तरह विषम संख्या निकालनी हो, अगला प्रश्न एक विषम संख्या हो, तो 1 से 6 तक में विषम संख्या कितनी होती है? 3 होती है भाई। 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अनुकूल पर अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 3/6 और 3/6 कितना आ जाएगा? 1/2। तो राइट आंसर हो गया 1/2।